तो भाई इस तरह के होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन शेयर करूंगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह का होता है। देखो, आपको आंसर आता होगा, आपने टॉपिक पढ़ा होगा, मगर आप जवाब देने से डरोगे कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। आज की वीडियो देख लो। ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बच्चों को मसला कर रहा है ना, इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट बैच मेरा स्टार्ट होगा ना सन 2027 में, जब मैं आपकी तैयारी कराऊंगा ना, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैं अलग से पढ़ाया करूंगा टॉपिक के, और अलग से आपको दिया करूंगा ताकि मसला ही ख़त्म हो जाए। और इंशाल्लाह अब मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद बच्चों की ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से डरना है ना, ये ख़त्म हो जाना है। मैं अमूमन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर चैप्टर से ही जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको जो है वो समझाऊंगा। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, वर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को 2-3 हिस्सों में तोड़ दो, फिर जवाब दो। कभी भी देखो, व्हाट इज फिजिक्स, सीधा सीधा जवाब है। क्वेश्चन समझने में भी कोई मुश्किल नहीं हुई, जवाब देने में भी कोई मुश्किल नहीं हुई। मगर कॉन्सेप्ट बेस्ड में मसला क्या होता है कि वर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चा 2-3 चीज़ों का जवाब दे देता है, आखिरी की चीज़ का जवाब देना भूल जाता है या बीच की चीज़ का जवाब देना भूल जाता है। तो ज़रा बात सुनो, कॉपी पेंसिल निकाल लो, अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर को, पेपर को ख़राब होने से बचा लो। अच्छा, एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, क्या कहा मैंने? एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी, इसके ऊपर मिस असरा केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देंगी, सर आकिब कंप्यूटर के देंगे, और मिस एमन बायोलॉजी के जो है वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देंगे। और एमई इंग्लिश सेंटर पे मैं आपको जो है वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। तो चलो, ये 9 मैट्रिक वाले भी देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली फर्स्ट ईयर वालों का है। सेकंड ईयर वाले भी देखकर थोड़ा बहुत इसका आइडिया ले सकते हैं। तो मैंने आज क्वेश्चन कराने, सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर मजीद क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आपके सामने चलेंगे। चलो पढ़ते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट, देखो याद रखना, टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, आपको बात आती है, बस मसला क्या आ रहा है कि आपको जवाब देना है। सही है, कह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट है। उर्दू इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। स्टूडेंट यूजेस एक स्टूडेंट है जो इस्तेमाल करता है मीटर स्केल। मीटर स्केल क्या? वो जो आप स्केल यूज करते हो ना, उसे हम मीटर स्केल कह रहे होते हैं। 1 मीटर तक की रीडिंग बता सकता है, आपके पास मीटर स्केल है, यानी एक स्केल है। ठीक है, जो वो आपके पास होता है ना, पेंसिल रबड़ स्केल, ये वो वाले स्केल की बात कर रहे हैं। सही है। टू मेजर द डायमीटर, अच्छा अब मीटर स्केल से क्या मेजर कर रहा है? डायमीटर। समझो डायमीटर क्या होता है। समझो ये है आपके पास एक वायर, समझना ज़रा, क्वेश्चन की गहराई को समझना, फिर आंसर की तरफ जाना। ये है आपके पास वायर। इस वायर का ये वाला हिस्सा, इसको मैं यूं बड़ा करके बना देता हूं। ये जो वायर का ये वाला हिस्सा है, समझ लो ये वायर है। इस वायर का आगे वाला हिस्सा, इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। इस एरिया को क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, और याद रखना सेंटर से पास होना चाहिए। एक पॉइंट सर्कमफेरेंस के, यानी बाउंड्री के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस। और एक और बात याद रखना, सेंटर से लाइन पास होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। अब ये डायमीटर आपने कैसे मेजर की? ये डायमीटर आपने मेजर की मीटर स्केल की मदद से, यानी एक स्केल की मदद से। अब देखते हैं आगे हुआ क्या। ये देखो लिखा हुआ है ऑफ अ थिन वायर, पतला वायर है, पतला, समझना। एंड गेट, भाई देखो जब कोई चीज़ मेजर करोगे तो आपको रीडिंग मिलेगी। अच्छा, अब ये जो बच्चे ने रीडिंग मेजर की है, स्टूडेंट ने ये जो डायमीटर निकाला है, इसकी वैल्यू गलत आई है। गलत आई है से क्या मुराद है? वैल्यू आनी चाहिए थी 10 सेंटीमीटर, या चलो 10 मिलीमीटर आनी चाहिए थी, क्योंकि छोटा सा वायर कह रहे हैं। 10 मिलीमीटर रीडिंग आनी चाहिए थी, रीडिंग आई है आपके पास 15 मिलीमीटर। ये तो गलत है ना। तो स्टूडेंट ने क्या किया, एक वायर लिया, उस वायर का जो डायमीटर है वो निकालने की कोशिश करी स्केल की मदद से। सही इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया इसने। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, ये बताओ रिजल्ट खराब क्यों आया। भाई उसने तो मेजरमेंट करी, रिजल्ट खराब क्यों आया? एंड सजेस्ट
अब बेटर इंस्ट्रूमेंट, वो कह रहे हैं कि भाई आप मीटर स्केल यूज़ ना करो, कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो डायमीटर निकालने के लिए। फिज़िक्स के प्रैक्टिकल में आप छोटा छोटा डायमीटर निकालने के लिए, बॉल का डायमीटर निकालने के लिए, या छोटी छोटी चीज़ों का डायमीटर निकालने के लिए आप दो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो। आपको उनके नाम भी पता है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, है ना, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि भाई मीटर स्केल से तो डायमीटर गलत आ गया, अब आप इंस्ट्रूमेंट बताओ जो कि हम यूज़ करें, जिसकी मदद से डायमीटर सही आए, क्योंकि डायमीटर सही पता होना चाहिए आगे कैलकुलेशन के लिए। तो आ जाओ इसका जवाब देते हैं। अब देखो मैंने सवाल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लिया, एक हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक का आ गया, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो मैंने जवाब क्या देना है, मैंने जवाब ये देना है कि भाई रीडिंग गलत क्यों आई, सबसे पहला ये जवाब देना है। दूसरा जवाब ये देना है कि मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा ये रीडिंग सही हो जाए। दो चीज़ों को दिमाग में रखेंगे। चलो आओ जवाब देते हैं, सब भाई बहन मिलकर जवाब देते हैं, ठीक है, अच्छा सा जवाब देते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्या बताना, रीडिंग गलत क्यों आई। अ मीटर स्केल इज़ नॉट अ सूटेबल फॉर मेजरिंग। मीटर स्केल सही स्केल नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम मेजर कर रहे हैं वो स्मॉल चीज़ है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ, ये ढकना है, इस ढकने का ये जो डायमीटर है, अगर ये मैं आपके नॉर्मल स्केल से पता करने की कोशिश करूं तो सही नहीं आएगा, कम आएगा, ये गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है। आपका मीटर स्केल बड़ी बड़ी चीज़ों को मेजर करता है, ठीक है। पेंसिल की लेंथ को मेजर कर लो, किसी छोटी बड़ी चीज़ की लेंथ को मेजर कर लो। तो अगर किसी छोटी चीज़ की लेंथ को मेजर करना है तो आपके पास वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज होना चाहिए। अब आप ये पढ़ चुके हो, बस आपने जवाब देना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक अ थिन वायर बिकॉज इट्स लीस्ट काउंट इज लार्ज। अच्छा, अब जो हमारे पास स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट बड़ा होता है, यानी आपके पास जो एक नॉर्मल स्केल होता है वो सेंटीमीटर में जवाब दे रहा होता है, जबकि आपको आंसर मिलीमीटर में चाहिए, तो इसलिए लीस्ट काउंट तो बड़ा है। लीस्ट काउंट यानी सबसे छोटा आंसर किस में दे सकता है, सबसे छोटा आंसर कौन सा बता सकता है। जो आपका ये नॉर्मल स्केल होता है ये सेंटीमीटर में आपको सही बता रहा होता है, सेंटीमीटर में आंसर बता रहा होता है। तो स्केल तो हमारे पास काम का नहीं है। अब हम क्या करते हैं, दिस कॉज हायर एरर। अगर आप ये स्केल यूज करोगे तो आपका एरर ज़्यादा आएगा। एंड लो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी आंसर भी सही नहीं होगा। अ बेटर इंस्ट्रूमेंट इज एन वर्नियर कैलिपर। अगर आप चाहते हो कि छोटी छोटी चीज़ों की डायमीटर लेंथ पता हो तो आप यूज़ करो वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर भी कह सकते हैं हम इसे, या स्क्रू गेज, या स्क्रू गॉज भी कह रहे होते हैं बच्चे। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर आपने ज़रूर कभी ना कभी यूज़ किया होगा फिजिक्स लैब के अंदर, चाहो तो उसको देख लो यूट्यूब पे सर्च करके, ठीक है। मैंने पढ़ाया भी है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। बिकॉज दे हैव स्मॉलर लीस्ट काउंट। स्मॉलर लीस्ट काउंट का मतलब है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ये छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका लीस्ट काउंट मिलीमीटर्स में होता है, सेंटीमीटर्स से भी छोटे में होता है। एंड कैन मेजर स्मॉल डायमेंशन मोर प्रिसाइजली, और छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह मेजर करते हैं। देखो दोनों जवाब दे दिया। पहले में हमने ये बता दिया कि रीडिंग गलत क्यों आई, दूसरे में हमने ये बता दिया कि कौन सा स्केल हम यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ठीक है। अब देखो कितना आसान था, मुश्किल तो नहीं था, है ना। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब आप लोग सोच रहे होगे सर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का जो जवाब है वो 2 लाइनों का होगा। नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का जवाब 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 1 पेज, 2 पेज पे नहीं डिपेंड करता। कितना पूछा गया इस पे डिपेंड करता है। इसमें बात ज़्यादा पूछी थी तो इसलिए देख लो 1, 2, 3, 4, 5 लाइन या 5.5 लाइनों तक हम चले गए, ठीक है। और क्वेश्चन भी कितना बड़ा है, खुद देखो क्वेश्चन भी कितना बड़ा है। बात समझे, फील आया, बात समझ आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो बात समझ आई, बात समझ आ गई। अब चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है तो फिर आपको फील भी आ गया कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो चलो यहाँ से फिर अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। चलो आओ स्टूडेंट, एक और जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। मेरा आपको चैलेंज है, आंसर नहीं देखो, जस्ट क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दो। हाँ, हाथ रखो, स्क्रीन के ऊपर हाथ रखो, क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दो। मेजॉरिटी बच्चों का जवाब होगा, कमेंट सेक्शन में बताना क्या जवाब आया। मेजॉरिटी बच्चों का जवाब मैं बता देता हूँ, वो कहेंगे वर्क हुआ है।
जबकि इस सवाल में वर्क डन 0 है। मैं फिर कह रहा हूं आंसर नहीं पढ़ो, नहीं दिमाग आंसर की तरफ लेके जाओ, जस्ट क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दो। मेजॉरिटी बच्चे बोलेंगे कि सर वर्क हुआ है, जबकि वर्क यहाँ 0 है। क्यों 0 है, आ जाओ ज़रा बात करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको जब ही समझ में आएगा जब आपने टॉपिक को समझने की कोशिश करी होगी। अगर टॉपिक रट लिया है, फॉर्मूला रट लिया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का जवाब आपके सामने नहीं निकल कर आएगा, समझ में आना भी मुश्किल हो जाएगा। चलो ज़रा देखते हैं क्या कह रहे हैं। अ पर्सन, एक आदमी है, डायग्राम बना लो, अपने दिमाग में खाका बना लो। इस पर्सन ने अपने हाथ में एक बैग उठाया हुआ है, समझ लो एक बैग उठाया हुआ है, ठीक है। होल्ड अ हैवी बैग, कोई मुश्किल है बात समझने में नहीं। एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने अपने हाथ में बैग उठाया हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए, यानी किसी ने उसको बैग पकड़ाया। समझो आप एक रेलवे स्टेशन पे गए, आपके घर वालों ने आपको बैग दे दिया कि बेटा इसे हाथ में रखना, ज़मीन पे नहीं रखना, कीमती सामान है, कहीं भूल ना जाओ, चोरी ना हो जाए, ठीक है। अक्सर रेलवे स्टेशन पे बंदे सामान भूल जाते हैं। तो आपने अपना बैग हाथ में पकड़ा हुआ है बहुत देर के लिए, मगर ज़रा बात सुनो, आप मूव नहीं करते। क्यों मूव नहीं करते? अगर रेलवे स्टेशन पे आप कहीं मूव करोगे तो गुम हो जाओगे। आप जस्ट बैग पकड़ते हो, एक ही जगह पर घंटों खड़े रहते हो। एक्सप्लेन वेदर वर्क इज डन और नॉट। शेरम की अगर स्केच बुक देखी है तो दबीर क्या बताता है वर्क के बारे में? मजदूर डू हार्ड वर्क, मजदूर करता है ज़्यादा मेहनत। लेकिन यहाँ पर वर्क से मुराद वो वाला वर्क नहीं है कि आप कोई जो है वो मेहनत कर रहे हो, ईंटें उठा रहे हो, पत्थर उठा रहे हो, कुछ खा रहे हो, ये वो वाला वर्क नहीं है। यहाँ पर वर्क कौन सा वाला है? W = F.D या W = FD cos थीटा। अगर ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आया है तो खुद ही समझ जाओगे कि यहाँ वर्क 0 है। अब क्यों वर्क 0 है ज़रा समझते हैं। सवाल को अगेन पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, एक पार्ट यहाँ तक आ गया। सबसे पहले पार्ट का जवाब देते हैं। देखो भाई, यहाँ पर कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बैग, भारी बैग जस्ट हाथ में उठाया हुआ है और एक ही जगह पर घंटों से खड़े हुए हैं। जब एक ही जगह पर खड़े हुए हैं, समझ लो ए पॉइंट पे खड़े हुए हैं, बी पॉइंट पे गए ही नहीं, ए पॉइंट पे खड़े हुए हैं, जस्ट ए पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। क्या बना? W = F0D और cos थीटा चाहो तो लिख लो। क्या आएगा? 0 जूल। अगर आपने मोशन ही नहीं किया तो डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं होगा तो वर्क आपके पास 0 होगा। देखो लिखी हुई है यही बात समझ आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट का फील आना चाहिए। नो वर्क डन इन फिजिक्स। क्यों वर्क नहीं हुआ? क्योंकि बैग पकड़कर एक ही जगह पर खड़े रहे। आप बोलोगे सर हवा में तो है। देखो यहाँ पर वर्क जब तक कंसीडर नहीं होगा जब तक मोशन नहीं होगी, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। क्या डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है? नहीं, वो एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है। अगर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ जाए फिर वर्क होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, पहले का जवाब। आगे पढ़ते हैं। इवन थ्रो, अगर द पर्सन फेल्स टायर्ड, अगर इंसान थक भी रहा है। आप सोचोगे सर थक रहा है वो, ये भी सही जवाब है, थक रहा है। तो इंसान थकता तो जब ही है ना जब वर्क करता है, बगैर काम करे थके हो कभी? कुछ लोग, हमारी बात हो रही है, कुछ लोग तो आराम करके भी थक जाते हैं, हम आराम करके भी थक जाते हैं। लेकिन ज़रा खुद बताओ, क्या वो जो थक रहा है काम तो कर रहा होगा ना, जब ही थक रहा है तो वर्क तो 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स के मुताबिक जवाब दो, जनरल नॉलेज का जवाब नहीं देना आपने। फिजिक्स ये कहती है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क 0 है। देख लो, चाहे वो थक रहे। द पोजिशन ऑफ द बैग डज नॉट चेंज, वो बैग को मूव ही नहीं कर रहा, जस्ट यूं पकड़ के खड़ा हुआ है, ठीक है। वर्क इज ओनली डन व्हेन द फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट, वर्क जब तक नहीं होगा जब तक फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो, फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो। समझ गए भाइयों, समझ गए बहनों? तो जवाब कैसा ज़बरदस्त आया। सुनने वाला तो कहेगा आप
किसी भी इंसान को बता दो, आप अपने घर में किसी बड़े भाई वगैरह को, अगर उन्होंने कॉमर्स वगैरह पढ़ी है, आप उनके पास जाओ, बोलो एक बंदा है आधे घंटे के लिए बैग पकड़ के खड़ा हुआ है, वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा? वो बोलेगा बिल्कुल वर्क होगा। आप पूछोगे क्यों? वो बोलेंगे बैग पकड़ के खड़ा हुआ है ना, है ना। लेकिन फिजिक्स क्या कह रही है? खड़े होने से काम नहीं होगा, मूव भी कराओ भाई, मोशन करो, फिर वर्क कंसीडर मानेंगे आपका। इसका जवाब ये था। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और क्वेश्चन कराता हूँ, आखिर में मैं मजीद क्वेश्चन भी चलाऊंगा, तो उसे भी देख। चलो भाइयों बहनों, एक और चैलेंज। बगैर आंसर देखे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपके सामने अगर मिठाई रखी हुई भी है ना, तो आप मिठाई ना खाओ, क्योंकि आपको शुगर से बचना है, ठीक है। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपके सामने आंसर लिखा हुआ भी है, आंसर को छुपाओ और क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देने की कोशिश करो। आज ज़रा बात करते हैं, सुनना। अब देखो, इसका जवाब शायद आप सही दे भी पाओ, तुक्के में भी, लेकिन फिर भी वजह बतानी है। ये नहीं बोल सकते कि भाई सिर्फ इस वजह से वो दूसरा वाला ठीक था, वजह बतानी पड़ेगी। सुनना, देखो कहते क्या हैं। कहते ये हैं, दो स्टूडेंट हैं हमारे पास, दो अच्छे स्टूडेंट हैं। समझ लो ये सीढ़ियाँ बना देता हूँ, क्यों? क्योंकि सीढ़ियों का जिक्र है इसमें। 80 मीटर 90 मीटर की हाइट है। 2 स्टूडेंट्स क्लिम्स स्टेयर्स, 2 स्टूडेंट चढ़ते हैं सीढ़ियाँ। देखो, एक स्टूडेंट हमारे पास ये हो गया, एक स्टूडेंट हमारे पास ये प्यारा सा हो गया, एक स्टूडेंट ए हो गया, एक स्टूडेंट बी हो गया। अब ज़रा देखना क्या रहे हैं। ऑफ द सेम हाइट, दोनों स्टूडेंट यहां से चढ़कर, मतलब सीढ़ियां चढ़कर यहां पर आ जाते हैं, ए और बी। दोनों स्टूडेंट क्या करते हैं? सीढ़ियां चढ़कर ए और बी दोनों स्टूडेंट सेम हाइट तक चले जाते हैं। बट वन रीचेस फास्टर, समझो स्टूडेंट ए तेज गया, स्टूडेंट बी हल्का गया। स्टूडेंट ए तेज गया, स्टूडेंट बी हल्का गया। एक्सप्लेन हु हैज मोर पावर, ये बताओ पावर किसके पास ज्यादा है। आप लोग ये जवाब दोगे कि सर जो तेजी में चढ़ के जा रहा है उसकी पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जिम जाता होगा। नहीं बेटा, यहाँ पर आपसे जिम का थोड़ी ना पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट ए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जो ज्यादा तेजी में ऊपर चढ़ के जा रहा है, इसका मतलब है उसकी पावर ज्यादा अच्छी है। नहीं, ये थोड़ी ना हो सकता है बेटा इसका जवाब। फॉर एग्जाम्पल समझ लो स्टूडेंट ए कमजोर है, स्टूडेंट बी ताकतवर है, लेकिन जानबूझ के स्टूडेंट ए हल्के हल्के चढ़ के गया, मतलब स्टूडेंट ए जानबूझ के तेजी में चढ़ के गया और स्टूडेंट भी हल्के हल्के गया, तो इसका क्या मतलब है? स्टूडेंट ए ताकतवर है? नहीं, ताकतवर होना या जिस्म से डिपेंड नहीं करेगा। ताकतवर यहां पर हमने बताना है टाइम के लिहाज से, पावर के लिहाज से। पावर का फॉर्मूला बताओ, P = W/T। समझ गए? दोनों सेम हाइट पे गए, इसका मतलब है वर्क तो सेम होगा। जितना वर्क ए करेगा उतना ही वर्क बी करेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना भाई, सेम हाइट पे गए, सेम हाइट पे गए तो वर्क तो सेम होगा। W = F.D। सही है, मगर टाइम ज्यादा कौन ले रहा है? टाइम ज्यादा बी ले रहा है, जिसकी वजह से पावर कम आएगी बी की। और जल्दी कौन चढ़ के जा रहा है? ए चढ़ के जा रहा है, इसकी वजह से पावर ज्यादा आएगी ए की। तो जो कम टाइम लेगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जो ज्यादा टाइम लेगा उसकी पावर कम होगी। आ जाओ करके देखते हैं। समझ लो वर्क आपके पास है, वर्क आपके पास है 10 जूल। पहले हम पावर निकालते हैं ए के लिए, PA = 10 डिवाइडेड, और टाइम कितना लिया? ए ने हमारे पास टाइम लिया 1 सेकेंड, बी ने हमारे पास टाइम लिया 2 सेकेंड। एक तो कितनी आई पावर? PA = 10 वॉट। सही है, वॉट टेबल के। अब पावर निकालते बी के लिए, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो अपने पास। 10 डिवाइडेड बाय 2, कितनी आई पावर? 5 वॉट। इसका मतलब क्या हुआ? पावर ज्यादा किसकी आ रही है? ए की। इसका मतलब है ए जो है वो ज्यादा पावरफुल है। क्यों पे ए ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि ए ने टाइम कम लिया है, बी ने टाइम ज्यादा लिया, दोनों ने वर्क सेम किया, दोनों सेम हाइट पर गए, मगर जो बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है इसका मतलब है उसकी पावर कम आ जाएगी, क्योंकि टाइम डिवाइड हो रहा है वर्क से। और जो कम टाइम ले रहा है उसकी पावर ज्यादा आ रही होगी। फॉर्मूला भी आपके सामने मौजूद है, सॉल्यूशन, आंसर, डिटेल, एक्सप्लेनेशन। फील आना चाहिए, बात समझ आनी चाहिए, ठीक है? फील आया, बात समझ आई, आ गई होगी इंशाल्लाह। द स्टूडेंट
ये बात इंग्लिश में लिखी हुई है। द स्टूडेंट हु रीच फास्टर हैज मोर पावर बिकॉज पावर डिपेंड ऑन टाइम। फॉर्मूला देख लो, पावर टाइम पे डिपेंड करता है। बोथ डिड सेम वर्क यानी सेम हाइट पर गए, बट द वन, मगर वो जो तेज गया उसके पास पावर ज्यादा होगी। सही है। तो आप ये नहीं कहना यार ये ए तो पतला दुबला सा है, बी तो इतना तगड़ा है, तो पावर तो बी में ज्यादा होगी। नहीं बेटा, ये जिम नहीं जा रहे हैं आप, ये आप फिजिक्स की क्लास में आ गए हो। सही है। चलो अब आ जाओ जरा दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो आंसर्स है मैं चला दूंगा, कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास जो मैंने निकाले थे वो मैं चला दूंगा। आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, कुछ क्वेश्चंस पढ़ के मैं आपको बता भी दूंगा। वाई डीप सी ड्राइवर, डीप सी ड्राइवर समझो कौन होता है। समझो ये समंदर है, ये समंदर की लेयर्स बना रहा हूं, ठीक है। समझ लो ये हो गया 10 मीटर, ये हो गया मज़ीद 10 मीटर, ये हो गया मज़ीद 10 मीटर, टोटल कितना मीटर हो गया? 30 मीटर हो गया। सही है। अब ज़रा देखो, आप लोग समंदर किनारे जाते होगे, देखो वैसे मज़े की बात है, आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पा रहे हो। देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है, मैं टीचर हूँ, मैं भी शायद ना दे पाऊँ इतने अच्छे जवाब, ठीक है, मैंने भी आंसर निकाले हैं, हाँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जवाब दे लूँगा, मुझे आते हैं ये कॉन्सेप्ट। लेकिन आप इतने सालों से पढ़ रहे हो, समझो सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में आ गए हो, कम से कम 15-20 साल से पढ़ रहे हो ना, तो यार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के जवाब नहीं आ रहे, जबकि ये तो फ़ौरन आने चाहिए। इसी तरह से हम कराची वाले समंदर के किनारे रहते हैं, मगर हम में से कितनों को तैरना आता होगा? खुद सोचो ज़रा। देखो ये कोई ऐसी बात नहीं है, बस सवाल है मेरा एक आपसे। मेरे दोस्त हैं, चलो मैं अपनी फैमिली को देखता हूँ, मेरे फैमिली में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, मेरे भाई बहन। अच्छा, इसके अलावा मेरे कज़नों में आ जाओ, मेरे अम्मी की तरफ के कज़नों में आ जाओ, मेरे अब्बू की तरफ के कज़नों में आ जाओ, किसी को भी नहीं आता। मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी को तैरना आता हो, या मैंने कभी किसी को तैरना देखा हो। सब समंदर किनारे पिकनिक के लिए जाते हैं, समंदर किनारे जाते हैं, मगर तैरना किसी को नहीं आता। हम सब समंदर किनारे रहते हैं, कराची में रहते हैं, और सिंध भी समंदर किनारे ही है ना भाई, लेकिन तैरना नहीं आता। देख लो कितनी ज़्यादा आवाम है कराची के अंदर। तो ये बड़ा मसला है हमारा, हमारे पास चीज़ें होती हैं, हम उसको सही इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ इसको समझो। लेकिन इसी तरह से अगर आप चले जाओ, आप किसी ऐसी कंट्री में चले जाओ जहाँ पर सी साइड है, फॉर एग्जांपल अमेरिका में हवाई चले जाओ, वहाँ पर जो लोग रहते होंगे ना, उन्हें तैरना आता होगा। क्यों? क्योंकि भाई जब वो समंदर किनारे रह रहे हैं तो वो समंदर से दोस्ती करते हैं, नेचर से दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने का तरीका क्या है? उसको सीखना, उसको समझना। हम स्विमिंग पूल में जाके भी नहीं तैर पाते सिर्फ यूँ हाथ पाँव मार रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं, सीखना चाहिए, सीखो, कोई मसला नहीं है। हमें भी सीखूंगा, मुझे भी नहीं आता। अच्छा, मुझे भी तैरना नहीं आता, पहली बात तो ये देख लो। मैं पता नहीं हर 2-3 महीने बाद तो समंदर किनारे जाता हूँगा, सी व्यू जाते देख कर आ जाते तो अब क्या तैरना आएगा, मुझे भी नहीं आता। वाई डीप सी ड्राइवर नीड स्पेशल सूट व्हेन दे गो टू ग्रेटर डेप्थ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो बहुत 2-3 पेजों का लिख के दे दें, या 1-1, 2-2 पेज का दे दें, छोटा सा भी हो सकता है जैसे ये है, लेकिन जवाब तो कॉन्सेप्ट बेस्ड देना है। वो कह रहे हैं यार ये जो डीप सी ड्राइवर है, यानी ये जो पानी में गोता लगाते हैं, गोताखोर कहते हैं इन्हें हम। समझ लो आप पानी में गए, समंदर किनारे गए, आप तो किनारे पे बस पाँव गीले करके आ जाते हो ना, आपके पानी कहाँ तक आता है? घुटनों तक आता है, और अगर बहुत ही कोई डेयरिंग हो तो उसका पानी शायद यहाँ तक आ जाता है, या पूरे सर तक ही आ जाएगा। लेकिन ये कभी करना मत, बहुत डूबने के वाक़ियात होते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे गया था, वो समंदर में एक दूसरे को दिखाने के लिए कि यार मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, वो होता है ना बड़ा बनने की कोशिश करना, वो आगे आगे जा रहे हैं नहाने के लिए। एक बड़ी लहर आएगी, काम ख़त्म हो जाएगा। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लड़के गए थे, आए दिन ये वाक़ियात सुनने के लिए मिलते हैं। तो समंदर किनारे जाकर अगर आपको तैरना नहीं आता, बस घुटनों तक पाँव गीला करके या उससे भी नीचे पाँव गीला करके वापस आ जाओ। बिल्कुल, इसमें कोई डेयरिंग नहीं है। अगर आपको नहीं आता तैरना, नहीं तैरने की कोशिश करो, पहले तैरना सीखो, फिर आगे जाके तैरो, ठीक है। अच्छा देखो, तो ये कह रहे हैं ये जो समंदर में गोता लगाते हैं, समझो ये इंसान है, ये समंदर में गोता लगाकर यहाँ आ जाए, 30 मीटर नीचे आ जाए, या चलो 300 मीटर नीचे चला जाए, 300 मीटर तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि ये सूट पहन के क्यों जा रहा है, बगैर सूट पहने चले जाओ। अब आप में से लोगों का जवाब होगा, सर वो सूट पहन के इसलिए जाते हैं कि कोई मछली ना काट ले। अच्छा भाई, मछली क्यों काटेगी भाई शार्क अगर काटेगी भी, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे, शार्क अगर किसी को काटती है तो क्या कोई सूट है जो उसको बचा लेगा?
खुद बताओ, क्या लोहे का सूट पहन के थोड़ी ना जा रहे पानी के अंदर? और पानी के अंदर अगर लोहे का सूट पहन के गए, वो इतना भारी होगा बंदा वैसे ही डूब के मर जाएगा। तो क्यों कर रहे हैं? याद करो, हमने फ्लूइड डायनेमिक, फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ा था कि यार पानी का प्रेशर होता है, पानी प्रेशर लगाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान यहाँ पर तैर रहा है, समंदर के सरफेस पे तैर रहा है, उसको सूट पहनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत कम है, नॉर्मल प्रेशर है। अब जैसे जैसे वो समंदर में नीचे जा रहा है, तो समझो पानी उस पर क्या अप्लाई कर रहा है? पानी उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और ये इतना प्रेशर होता है कि चीज़ को पिचका देता है। अभी वो आपने एक बहुत बड़ा इंसिडेंट सुना होगा कि कुछ लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, टाइटैनिक जहाँ पे डूबा हुआ है वहाँ गए थे। वो एक सबमरीन टाइप की चीज़ में, इसे सबमरीन नहीं कहते, इसे कुछ कहते हैं, मेरे दिमाग से निकल गया, सबमर्ज कहते हैं या नहीं, इसे कुछ सबमर्ज या ऐसे ही कुछ कहते हैं। तो उसमें बैठकर 5-6 लोग टाइटैनिक देखने गए कि यार कितना बड़ा जो है वो हादसा हुआ इंसानियत की तारीख में, कि इतने सारे लोग डूब के मर गए। तो अब पता है क्या हुआ? वो तो गए थे उनको देखने के लिए टाइटैनिक को, वो खुद भी बेचारे वहीं पे दफन हो गए, मतलब पानी में चले गए। क्यों? क्योंकि जो पानी प्रेशर लगा रहा था सबमरीन पे, वो जो जिसमें वो बैठ के गए थे सबमर्ज में, उस पानी ने पूरा पिचका दिया उसको। क्यों? क्योंकि पानी प्रेशर लगा रहा था। तो ये जो ड्राइवर है, ये सूट पहन के इसलिए कूदता है पानी में कि यार उसके ऊपर प्रेशर ना लगे, प्रेशर लगे तो कम लगे। अगर ज़्यादा प्रेशर लगेगा इंसान की हड्डियाँ टूट जाएंगी अंदर से। समझ लो ये पानी है, ये दबा रहा है, ये इसे दबा रहा होता है इंसान को। ये होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग। तो शुक्रिया अदा करो आप लोग सिंध बोर्ड का, कराची बोर्ड का, मैट्रिक बोर्ड का, इंटर बोर्ड का, उन लोगों का जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग लाए। वरना जब मैं ये बातें करता था ना, तो मुझे बच्चे बोलते थे सर आप जो है ना वो व्यूज़ के चक्कर में टाइम खा रहे हैं हमारा, आप जो है ना लंबी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें समझाता था कि बेटा यही तो है कॉन्सेप्ट, इसी से तो समझ में आता है, इसी से तो फील आती है। इंसानों की ज़िंदगियाँ इस पर डिपेंड करती हैं। पूरी दुनिया पढ़ती है और कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। तो बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का। बच्चा कम से कम इन चीज़ों को पढ़ तो रहा है, टाइम तो दे रहा है, आप लोग देख तो रहे हो। अगर ऐसा नहीं होता कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, आप तो बोलते सर ये तो पूछा ही नहीं जाता, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही नहीं जाता, सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं? ऐसे सवाल कभी नहीं आते बोर्ड एग्जाम में, आप नहीं पढ़ाएं, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब आप लोग पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। यही होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल। चलो, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे प्रेशर बढ़ेगा। टू द वेट ऑफ वाटर, वाटर के वेट की वजह से। अबव, एट ग्रेटर डेप्थ, जितना नीचे जाते जाओगे पानी का प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये सूट भी किसी काम का नहीं रहेगा, ये सूट भी एक खास लेवल तक ही काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐसा सूट पहना हुआ जिसकी रेंज 300 मीटर है, यानी 300 मीटर तक अगर आप नीचे गए तो ये सेफ़ है, सूट आपकी हिफाजत करेगा। अगर खुदा ना खास्ता 600 मीटर गए तो भाई अब सूट भी बोलेगा अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, खुद ही समझ लो। ठीक है, चलो। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन चलाता हूँ, उसे देखो। जो ये मैंने इसी में से निकाल के आप लोगों को कराए थे, तो इसको देख लो। चलो पढ़ो, आ जाओ। देखो, मेजरमेंट के मैंने 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए, बराबर में चल रहे होंगे। वर्क एंड एनर्जी के 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए, बराबर में चल रहे होंगे। पावर के मैंने 1 कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया, बराबर में चल रहा होगा। फ्लूइड स्टैटिक के मैंने 2 दिए, वो भी बराबर में चल रहे हैं। फ्लूइड डायनेमिक के मैंने 2 दिए, वो भी बराबर में चल रहे हैं। कैपेसिटर के 2 दिए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के 2 दिए हैं, ऑक्सीलेशंस के 2 दिए हैं, कम्युनिकेशन का 2 दिए हैं, एसी जनरेटर के भी 2 दिए हैं, और नहीं 1 दिया है, डायनेमिक्स का 1 दिया, काइनेमेटिक्स का 1 दिया है। तो अमूमन सारे चैप्टरों के मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस बताए हैं। अब देखो, मैं कहीं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ अपनी वीडियो में कि यही आएंगे, ये सुन लो मेरे से, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन इसी टाइप के कुछ ना कुछ आएंगे। सेम वर्डिंग नहीं हो सकती, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अब अगले साल आप मेहनत से पढ़ोगे, और यकीन मानो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ोगे ना, पढ़ने का मज़ा आएगा, और हमें पढ़ाने का मज़ा आएगा। अब देखो, मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। क्यों? कॉन्सेप्ट यार जो सीखा पूरी ज़िंदगी, अब आपको बता रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है ना। चलो, बुरा नहीं मानना किसी चीज़ का, अगर कोई बात मेरे मुँह से गलत निकल गई हो तो उसके लिए माजरत है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ पढ़ाना है आप लोगों को। देखो, पूरा दिन हम अपनी जॉब करते हैं, मैं सुबह कहता कितने बजे, 8 बजे जाता हूँ, 8 बजे तक पहुँचना होता है। तो 8 से लेकर 5 तक जॉब होती है हमारी, है काम कर रहे होते हैं, सर्किट बना रहे होते हैं, सोल्डिंग कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं चिप्स की, और मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। और फिर जब घर आ जाते हैं तो फिर आपको पढ़ाते हैं। लेकिन खुशी हो रही है कि पेपर कॉन्सेप्ट बेस हो गया, तो ये मेरी खुशी इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, कोई मसला कोई बात नहीं समझ आ रही पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ की दुआ में ज़रूर याद।